यस आज सर। आज रोम का लिखवा देते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी दो होता है ना। लिखिए तो रोम लिखिए, रैम लिख लिए थे ना आप लोग। सेकंड लिखिएगा रोम। यहाँ से दिख रहा है, स्क्रीन शेयर है ना। स्क्रीन दिख यस रहा है सर। विराज, यहाँ रोम से लिखना शुरू करिएगा। यस सर। रैम क्या लिखवा दिए थे सर? कल लिखवा दिए थे। शिवम बहुत दिन बाद जिया। शिवम दोपहर में ज्वाइन किया था विराज। शिवम नहीं सर। क्या शिवम, पढ़ाई लिखाई यस सर, करने में मन किया नहीं था लग सर। रहा? किया था। किया था सर, बट 15 मिनट बाद फिर लेफ्ट हो गया था सर। क्या शिवम, सर बाहर में पढ़ाई में तेने ध्यान दीजिए, आप लापरवाही कर रहे हैं। और अंकित कुमार ज्वाइन किया था विराज। यस सर। ठीक। पूरा लिखना है सर। हाँ, रोम के बारे में पूरा लिखिए। खुशी तो आज शायद ज्वाइन ना करेगी। पूरा हर्ष। लिखिए सर। हम्म। रोम इज ए फॉर्म ऑफ मेमोरी। दिस इज यूज टू स्टोर डेटा इंस्ट्रक्शन दैट डोंट चेंज। इसका मतलब ये होता है, पहले लिख लो, इसके बाद समझाते हैं। इसको पूरा लिख लीजिए, इसको छोड़ने लायक नहीं है कुछ। सिर्फ रोम के बारे में लिखिएगा, सेकंड पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ नहीं लिखना है।
हो गया बच्चे लोग? यस सर हो गया। यस सर हो गया। चलिए, इसके मतलब क्या है? हालांकि हम लोग जैसा कि रोम के बारे में जानते हैं, शॉर्ट में यही जानते हैं कि रोम जो होता है सीरीड ओनली मेमोरी होता है और ये भी प्राइमरी मेमोरी होता है और इसके मैसेज को चेंज नहीं किया जा सकता है, इसके स्टोरेज इन्फॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकते हैं चूँकि ये रीड ओनली मेमोरी होता है। फर्स्ट लाइन यही कह रहा है कि रोम इज ए फॉर्म ऑफ मेमोरी, दिस इज यूज्ड टू स्टोर डेटा इंस्ट्रक्शन दैट डोंट चेंज। रोम इज नॉन वोलाटाइल। रोम इज नॉन वोलाटाइल, इसका मतलब क्या होता है? अगेन एक टेक्निकल वर्ड है, इसका मतलब होता है दैट कैन नॉट। गुड इवनिंग अंकित, लेट काहे कर गया? सर थोड़ा सा लेट हो गया सर। थोड़ा सा लेट हो गया है, 12 मिनट लेट हो। कितने मिनट लेट हो? 12 मिनट। अच्छा, चलिए इसके बाद मैंने क्या बताया सेकंड लाइन में कि रोम इज नॉन वोलाटाइल, इसका मतलब क्या होता है? दैट कैन नॉट चेंज, विच मीन्स दैट इट्स कंटेंट्स आर नॉट लॉस्ट। ठीक है। While the computer is turned off, ROM is used to keep firmware and the laptop's basic input-output machine that are required for the computer to boot up and function well. इसका मतलब ये है कि जब आप कंप्यूटर को शट डाउन करते हो, ठीक है, when it is turned off, ROM is used to keep firmware and the laptop's basic input-output machine. बेसिकली बायोस जो होता है, सिस्टम होता है, जब आपका सिस्टम शट डाउन होता है या फिर स्टार्ट होता है तो उस केस में बायोस एक्टिव होता है और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होता है वो रोम के पास होता है, जो सिर्फ सीपीयू समझ सकता है, सीपीयू पढ़ सकता है, वो इन्फॉर्मेशन रोम के पास होता है। और वो सिस्टम जब आपका बंद हो जाता है तो उसके बाद जब आप इसे स्टार्ट करते हो तो फिर वो बेसिक इनपुट आउटपुट से इन्फॉर्मेशन को लेता है और अपने के लिए यूज़ करता है। तो बेसिकली शॉर्ट पॉइंट इसका रोम का ये है कि रोम आपका एक प्राइमरी मेमोरी ही है रैम की तरह, लेकिन ये दिखता कैसे है इसको मैंने कल दिखाया था आपको, ये आप देख सकते हैं। ये रोम है और ये रैम है। ये रैम जो आपको दिख रहा है डेस्कटॉप का रैम है और इससे हल्का छोटा साइज में जो आता है वो लैपटॉप का रैम, जो कि कल शो किया था, उसकी वीडियो रिकॉर्डेड डल गया, उसको आप देख सकते हैं प्ले करके। अब ये रोम है जिसमें इन्फॉर्मेशन जो होता है, जिसका इन्फॉर्मेशन आप चेंज नहीं कर सकते, और ये बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है वो सीपीयू के लिए होता है। और ये होता है हमारा नॉन वोलाटाइल, कहीं आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। और ये होता है वोलाटाइल। रैम को वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं और रोम को नॉन वोलाटाइल कहते हैं। वोलाटाइल का मतलब ये होता है कि रैम के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो बार बार चेंज होता रहेगा और रोम का जो इन्फॉर्मेशन है वो कभी कभी, मतलब वो कभी चेंज नहीं होगा, दैट कैन नॉट चेंज। और रैम जो है उसका इन्फॉर्मेशन चेंज होता है। रैम के पास इन्फॉर्मेशन किस प्रकार का स्टोर होता है? करेंट वर्किंग इन्फॉर्मेशन। करेंट वर्किंग इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है? करेंट वर्किंग इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि जैसे मैंने कल भी एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप कोई भी एप्लीकेशन खोले हुए हो, कोई भी फाइल अगर आप खोले हुए हो तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रैम के पास होता है। ठीक है, वो करेंट वर्किंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है। और रोम के पास किस टाइप का इन्फॉर्मेशन होता है? वो फिक्स इन्फॉर्मेशन होता है जो सिर्फ सीपीयू के लिए होता है और इसके इन्फॉर्मेशन को आप चेंज नहीं कर सकते, अपडेटेबल नहीं होता है। जबकि ये इसकी इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसको वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं और इसे नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका प्राइमरी मेमोरी। अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी पे। और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में मैंने बताया था कि सीडी, डीवीडी, एसएसडी और हार्ड डिस्क, ये सब सारे सेकेंडरी मेमोरी हैं। तो आपके पास फिगर के साथ ये आपका है एचडीडी, दैट इज हार्ड डिस्क ड्राइव। ये आपका एसएसडी है जो कि अब नए जनरेशन के लैपटॉप में आ रहा है। ये आपका सीडी है जिसकी जो स्पेस होता है 680 MB यानी 700 अप्रोक्स MB होता है। और ये आपका डीवीडी है जिसका स्पेस ऑलमोस्ट 4 GB होता है। ये जो हार्ड डिस्क है इसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स बंद करके इसे तैयार किया जाता है। जैसे मान के चलिए इसके अंदर क्या है, सर्किट बोर्ड है, पावर पोर्ट है, डेटा केबल पॉइंट है, ठीक है, शेप्ड फाइल है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बेसिकली इसके अंदर एक सीडी के टाइप का ही होता है, ये गोलाकार ही होता है
और जब आप हार्ड डिस्क अलग से लगाओगे ना, दो टाइप के हार्ड डिस्क होता है, या तो सिस्टम के अंदर आता है और दूसरा सिस्टम के बाहर से भी लग सकता है। तो आप उसे ना हाथ रखोगे हार्ड डिस्क पे ना, तो आपको लगेगा कि इसके अंदर कुछ जो है चल रहा है। तो बेसिकली क्या चल रहा होता है, वो सीडी ही चल रहा होता है जो उसके अंदर एक मेमोरी की तरह काम कर रहा होता है, और इसी मेमोरी के अंदर डेटा जो है ना स्टोर रहता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शेप्ड फाइल, यही है परमानेंट स्टोरेज। इसे भी परमानेंट स्टोरेज कहते हैं, इसे भी कहते हैं, इसे भी कहते हैं। ये सब सारे परमानेंट स्टोरेज है। परमानेंट स्टोरेज का मतलब ये हुआ कि जब तक आप इसके अंदर के डेटा को आप डिलीट नहीं करोगे तब तक इसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन सेव रहेगा। अब सेकेंडरी मेमोरी का डेफिनेशन क्या कहता है उसको जरा एक बार मैं फोकस करता हूँ, फिर आप लोग को बोलूँगा लिखने के लिए। सेकेंडरी मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी स्टोरेज इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स दैट आर नॉट करेंटली बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द सीपीयू। इसका मतलब ये है कि जो भी डेटा इसके अंदर सेव है वो तुरंत सीपीयू के द्वारा यूज नहीं किया जा रहा है, वो यूज़ तभी आप करोगे उसके जब आपको ज़रूरत रहेगा। जैसे मान के चलिए आपने कोई बायोडाटा बनाया, कोई रिज्यूमे बनाया आपने, और उसे आपने सेव कर दिया, तो सेव फाइल को जब आप एक्सेस करना चाहोगे तभी एक्सेस होगा, सीपीयू उसे एक्सेस नहीं कर सकता है विदाउट योर इन्फॉर्मेशन। तो ये लाइन यही कह रहा है। इन कंट्रास्ट टू प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो डेटा आपने रख दिया ना वो बार बार चेंज नहीं होता है। आप अगर आप उसे डिलीट करोगे तो अलग बात है, लेकिन खुद ब खुद ये चेंज नहीं होता रैम की तरह। रैम में क्या होता है कि डेटा चेंज होता रहता है, इसमें डेटा चेंज नहीं होता। विच मीन्स दैट इट्स कंटेंट्स आर नॉट लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इन मेमोरी के अंदर, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर अगर आपने डेटा को स्टोर कराया, फाइल को सेव कराया है, तो वो फाइल की इन्फॉर्मेशन लॉस्ट नहीं होगा अगर आप कंप्यूटर को बंद भी कर देते हो। सी फॉर एग्जाम्पल, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैं आपको कल भी दिखाया था, आज भी दिखाया हूँ, और डे स्टार्ट यानी 1 मई को भी दिखाया था। तो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आज मैं 1 मई से शो कर रहा हूँ, और आप देख सकते हैं हर दिन मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को शो कर पाता हूँ। क्यों शो कर पाता हूँ? ऐसा इसलिए क्योंकि ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड है इसे हमने SSD के अंदर रख रखा है, और जैसा कि डेफिनेशन बता रहा है कि अगर आप अपने HDD के अंदर या SSD के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन रखते हो तो वो मान के चलो तब तक रहेगा जब तक कि आप उससे डिलीट नहीं करोगे। ठीक है, खुद से इसका लॉस नहीं होता है। जैसे रैम का क्या कहानी है कि रैम में जो करंट वर्किंग डेटा गया वो खुद से लॉस हो जाएगा। कब लॉस होगा गीता? जब सिस्टम टर्न ऑफ हो जाएगा, जब सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जरा हेडिंग लाइन डालिए सेकेंडरी मेमोरी, और ये पूरी लाइन लिख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसमें छोड़ने लायक कुछ नहीं है। लिखिए, सेकेंडरी मेमोरी समझ में आ गया आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं है? बालवीर सर दोपहर में ज्वाइन नहीं लिए थे। बालवीर को मैसेज इनका तो नहीं मिला था, ये पता नहीं कौन से दुनिया में रहते हैं। ये तो ग्रुप में मैसेज वगैरह डाला हुआ था, तो इसको कैसे नहीं मिला? पेनाल्टी लगा दे क्या? बालवीर के ऊपर पेनाल्टी लगा देते हैं। ऐसे सुन नहीं रहा है ये, काहे नहीं ज्वाइन करता है जी क्वेश्चन बताने के डर से? हम एक बार गलती किए हैं अभी सर। हैं? हमको पता ना था सर। क्यों? अच्छा, कल आप क्लास ज्वाइन नहीं किए थे क्या बलवीर? कल लगता ना किया था ये। नहीं कर किए था ना सर। कल काहे नहीं किया था? कल सर काम था। अच्छा, तो आज मैसेज तो राजा और जो है अभिराज सिंह है वो आज लगता है कि 11 बजे से मैसेज करना चालू कर दिया है, बच्चे लोग रेडी हो जाओ, क्लास सेंड कर रहा हूँ लिंक,
तो क्या आपको ये सब मैसेज समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है? ना सर, देखवे नहीं किए थे। वही दिक्कत है, सबसे बड़ा भारी प्रॉब्लम वही है कि एक्टिव नहीं है। 11:55 से पहले ही मैसेज दे दिए थे सर। सभी लोग आज अच्छा परफॉर्म कर रहे थे गीता। यस सर। कोई ऐसा बच्चा जो कमजोर था? सर आशुतोष मतलब कुछ भी क्वेश्चन पूछने पर रिप्लाई नहीं कर रहे थे। अच्छा, माइक अनम्यूट नहीं कर रहा था। हाँ इसकी धुलाई करवाते हैं कल बढ़िया से। रुक जाओ। काय बदमाशी कर रहा है आशुतोष? इसका परफॉर्म बहुत अच्छा था सर। किसका? अभिराज का। हाँ, तो वो पढ़ाई कर रहा है ना, परफॉर्मेंस तो और अच्छा ही रहेगा। उससे थोड़ा बहुत मतलब थैंक यू गीता दी। अंकित भी ठीक ठाक मतलब अभी कर रहे हैं। अंकित भी मेहनत कर रहे हैं। यस सर। और ये राजवीर सिंह, ये राजवीर कौन है? ये तो ज्वाइनिंग लगा कभी लेता ही नहीं कि क्या। राजवीर सिंह ज्वाइन नहीं था आज 12 बजे? अभिराज और अंकित तो था, और क्या बोलते हैं आशुतोष सब खुशी। मैं राजवीर नहीं होगा, उसको पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता है, वो जबरदस्ती पढ़ाई करता है। क्या सीओ में ये सब कहाँ ज्वाइन लिए थे? कांजी सब आ करके चला गया होगा कि क्वेश्चन आंसर हो रहा है तो चलो भागो भागो जल्दी से। ये सब भागने से आया ना। जब जो ग्रुप में भाग न लेना, उसका ना नाम लिख करके मैसेज में छोड़ दिया कीजिए खाली, बस ये बच्चा ज्वाइन नहीं किया है। समझ गए गीता? यस सर। भागने से थोड़ा होगा, आए या ना रहेगा। बस कम से कम सुनेगा तब भी तो कुछ सीखेगा। सर सुनने से भी याद हो जाता है सर। तब इतना हम प्रैक्टिस करवाते हैं, इतना के बावजूद भी अगर याद नहीं होगा तो फिर बेकार है सारी चीजें। और आशुतोष क्यों नहीं बता रहा था? या तो उसे सारा कुछ आ रहा होगा या तो कुछ भी नहीं आ रहा होगा, दो ही हो सकता है। माइक जल्दी बोले। हाँ बोलिए। सर मेरा फोन स्लो है, इस कारण मेरा नेटवर्क बहुत ज्यादा स्लो काम करता है। जब तक फोन हाथ में तभी ना करेंगे, जब पापा का फोन में हाथ में आता है तब करते हैं। और कितना अच्छा नेटवर्क काम कर रहा है। और जो उस टाइम 12 बजे नेटवर्क नहीं था? नेटवर्क था सर, फोन में कुछ नहीं है। फोन की ये आप मैसेज करिए तब मेरा मैसेज से चल जाएगा, लेकिन वही कि ऑडियो से बात करिए तब तो हो गया मेरा। उसका स्मार्टफोन नहीं है गीता, दिक्कत है तो थोड़ा सा फोन को लेकर के मैसेज टाइप करके भेज दिया करो आंसू, जब सुनाई तो देता ना आंसू। मैसेज तो उसमें जाता ना, उसमें नहीं जाता है ना, मैसेज जल्दी ज्वाइन हो ही नहीं पाते तो। अच्छा ठीक है, रुको कल बात करते हैं दोबारा मोबाइल फ़ोन को लेकर के, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ना है तब तो व्यवस्था तो करना पड़ेगा ना बच्चों को, खाली ऐसे झूठों के टाइम पास तो करवाना नहीं है। हम भी आप लोगों के साथ 1 घंटा बैठे हुए हैं सारा काम छोड़ करके, तो आखिर कुछ तो रिजल्ट आना चाहिए ना। टाइम पास तो करना नहीं, जिसको टाइम पास करना था उन सबको हटा दिए हैं ग्रुप से। अब टाइम पास करवाना ही नहीं है, अगर पढ़ना है तो सही से पढ़ाई करो, मोबाइल का व्यवस्था करो, लैपटॉप का व्यवस्था करो, तभी पढ़ाई हो पाएगा। पढ़ना चाह रहे हो टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर पढ़ना चाह रहे हो, घर में मोबाइल नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो कैसे पढ़ोगे? ऑनलाइन क्लास लेने का फ़ायदा तभी होगा ना जब घर में मोबाइल या कंप्यूटर हो। कब से बोला गया है? आप बोलिए अपना घर में पढ़ाना है तो पढ़ाओ बढ़िया से, नहीं तो पढ़ाई छुड़वा दो। बस 2 ही चीज़ बोलो, तीसरा कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। हम सीधे बोल दिए सर हम क्लास छोड़ने वाले हैं। हाँ, कल मैं खुद ही बात कर लेता हूँ फुल एंड फाइनल पेरेंट्स से आपके, क्योंकि इस हिसाब से क्लास कैसे चलेगा बताइए? इतना डिस्टर्ब हो रहा है। आपसे पीछे ज्वाइन किया हुआ है अभिराज, ये सब आपसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अंकित देखो कि गांव देहात से पढ़ा हुआ लड़का भी कोशिश कर रहा है अच्छा होने का। इधर ये बीच में मतलब आशुतोष भिलाई किए हुए हैं, उधर तो परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहे थे। हाँ, स्टार्टिंग में ठीक था ये। फर्स्ट मंथ जब किए थे अप्लाई था। सेकंड मंथ से गड़बड़ाया इसका, जून मंथ से गड़बड़ाया ये, मई में ठीक रहा है।
कल मैं आपको फुल एंड फाइनल बात कर लेता हूँ पेरेंट्स से। और शिवम का क्या हाल चाल है? शिवम भी थोड़ा इधर कर रहे हैं बदमाशी ने गीता। सर शिवम ज्वाइन ही नहीं लिए हैं तो कह रहा था 10 मिनट की ज्वाइन किए थे, बहुत लापरवाही कर रहा होगा, उसकी धुलाई करवाना पड़ेगा। अभी रात में कुछ कर रहे हैं सर। क्या कर रहे हैं? किन वाट लगवा रही हैं दीदी? न जरूरी है, वाट नहीं लगा रहा भाई। बहुत ज़रूरी है एक्चुअली। अगर इस तरीके से नहीं बोलेगी तो पढ़ नहीं पाइएगा। आप ही लोग के लिए बोल रही है वो। जब मैं भी बोलता हूँ तो आप ही लोग के लिए बोलता हूँ। अगर नहीं बोलूँगा तो पढ़ ही नहीं पाइएगा, कुछ सीख ही नहीं पाइएगा। और टाइम पास करने वाला हिसाब किताब है नहीं यहाँ पे बाकी लोगों की तरह। टाइम पास कर दिया, मंथ निकाल दिया, उस हिसाब से नहीं है। अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोग को नॉलेज होना चाहिए, समझ गए? हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए आप लोग पढ़ रहे हो और तभी मैं पढ़ा भी रहा हूँ। मैंने तो कहा है कि अगर 2 बच्चा भी पढ़ने वाला होगा तो हम पूरा साल खींच देंगे बैच को, समझ गए? 2 बच्चा भी अगर पढ़ने वाला होगा तो याद रखिए इस चीज़ को। सेकेंडरी मेमोरी का डेफिनेशन लिख लिया आप लोग? आप लोग खुद से भी आसान लैंग्वेज में इसको बना करके लिख सकते हैं। ऐसे इसका समरी पॉइंट एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क, एसएसडी, सीडी और डीवीडी के अंदर अगर आप डेटा स्टोर करते हो तो वो डेटा जब तक आप डिलीट नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। कंप्यूटर के टर्न ऑफ हो जाने से इसके सिस्टम, इसके सेकेंडरी मेमोरी का डेटा लॉस नहीं होता है। प्राइमरी मेमोरी रैम का डेटा लॉस हो जाएगा सिस्टम अगर बंद होता है तो, बट सेकेंडरी मेमोरी का डेटा लॉस नहीं होता है। इसका डेटा कब लॉस होगा? जब आप यानी यूजर्स इस डेटा को डिलीट करते हैं, ठीक है? और ये सब हो गया। इसके बाद लिखिए आउटपुट डिवाइस है, जिसके अंदर स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर है। आउटपुट डिवाइसेज आर हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम दैट आर यूज्ड टू शो और सेंड डेटा फ्रॉम द पीसी टू द यूजर और एनी अदर डिवाइस. They enable customers to view and engage with the information and application. The computer processing, speakers, projector, printer and monitors are a few example of audio devices. लिख लीजिए इसको, important है ये. सर शो नहीं कर रहा है क्या? पर जो आप आउटपुट डिवाइस का डेफिनेशन किए हैं सर, शो नहीं कर रहा है? नहीं सर, क्या नहीं शो कर रहा है? सर अभी नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ गीता आपका? बारिश भी हो रहा है। बारिश हो रही है? औरंगाबाद में है, आकर के मिलना हमसे। ठीक है सर। ठीक। बारिश हो रही है क्या? ठंडी ठंडी हवा बहुत हो रही है। यस सर, बारिश। लाइन भी काट दिया।
आपका कोचिंग कहाँ पे है सर? सत्येंद्र नगर, औरंगाबाद। एक ब्रांच गंद्रा में भी खोलने वाले हैं, लेकिन कम से कम 20 गो लेकर हो जाएगा तब खोल देंगे। खैरी के मिल जाए 10 गो लेकर, 10 गो गंद्रा के कोना उधर मिला के एक लैब वहाँ भी खोल देंगे। स्टूडेंट लाने की जिम्मेदारी मेरी सर। हाँ, ऐसे भी 5-6 गो में खोल देंगे तो धीरे धीरे बच्चा भर जाएगा, मुझे पता है। पहले तो थोड़ा 4-5 को ना रहेगा सर, धीरे धीरे ना आएगा। खुशी वहाँ पे है, ये है पढ़ा देगी और का जा करके उसको ट्रेंड कर देंगे, और कभी कभी हम भी चल जाएंगे, क्लासेस ले लेंगे 2-3 दिन वहाँ पे भी। ऐसे भी तो क्लास ऑनलाइन ही चलता है, प्रैक्टिकल लैब के लिए खाली सोचना है और क्या, प्रैक्टिस में कोई हेल्प करे। नहीं तो यहाँ पे अंकित खोजता है, लड़का तो कहता है लई बच्चा लोग ना ऑनलाइन क्लास है तो सर पैसा लीजिएगा। नहीं सर, वो बात नहीं बोलता है कि सर इस वाला रहेगा था ना इसी। हाँ, बात इहो बात कहता है कि सर प्रैक्टिकल के लिए भी रहना चाहिए ना सर। हम बोले प्रैक्टिकल के लिए रखोगे नहीं भाई, आजकल दुनिया इतना आगे बढ़ गया है। अच्छा खुलवाते हैं लैब, रुको ना 5 ना लैपटॉप जिसके घर में उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से कर लेगा। और जिसके यहाँ लैपटॉप नहीं है परेशानी, मैंने कि पैसा सभी के पास है बट जागरूक बहुत कम लोग हैं। मेरा काम है सर, लगता है कि 2-3 गो के 3 गो के 4 गो के। अच्छा खुलवा देते हैं, इन साल के लास्ट तक या अगला साल के स्टार्ट में वहाँ पे भी लैब करवा देते हैं। एगो स्टाफ रखना पड़ेगा और क्या, यहाँ या वहाँ में एगो एक जगह पे। क्या है कि सारी क्लासेज हमारी ऑनलाइन चलती है, जितना भी इंजीनियर लेवल से लेकर के बेसिक क्लासेज हैं सारी ऑनलाइन चलती है। तो मैं तो एक जगह से कहीं भी बैठ के दे सकता हूँ क्लासेज। तब रहा प्रैक्टिकल की बात, तो प्रैक्टिकल लैब असिस्टेंट तो देना ही पड़ेगा फिर एक जगह कहीं पे। अब इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहे, इसी में से एक आध के लैब असिस्टेंट बना देंगे, आराम से लैब देखेगा। हिमांशु को उतना नहीं बुझाता है, वो सब पढ़ावे से ज़्यादा लड़ाई कर लेगा। मैंने प्लानिंग चल रहा है कि गंधरा वहाँ पे भी एक लैब खुलेगा, एकदम 100% प्लान है। इसलिए ना आप लोग का ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया गया है कि धीरे धीरे बच्चा ऑनलाइन में जुड़ेगा, तो इसी बच्चा को लेकर के फिर आगे बढ़ेंगे और वहाँ पे भी एक पाठशाला लैब हो जाएगा ओपन। इसीलिए स्टार्ट किया गया है कि उधर को क्षेत्र का जो बच्चा रहेगा उसको वहीं पे प्रैक्टिकल असिस्ट दे दिया जाएगा, इधर का जो रहेगा वो यहाँ आ जाएगा। मेन टारगेट वही है। मेहनत कर रहा है बलबीर, बदमाशी तो कर रहा है। अभी तक तो कितना बच्चा को जोड़ा है, कोई जोड़े लगे ये सब बच्चे बोलता है कोची कि पार्ट यहाँ पे रहता प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ बोलो ना किसे। हाँ बोलो तो सारा बात खुल जाएगा, ठीक ना। हाँ उन्हीं कहा कि कोना टिकरी के लइकन से भी भेंट मुलाकात करो, उधर भी नहीं ना है। जाता है साइकिल से रोड पर लगा के साइकिल। हाँ जब कोई खुलेगा तब पूरा जेवार को कवर कर लेगा वहाँ पे। यस सर, कोना टिकरी आएगा, फिर गोपालपुर खानवा खड़ा कर। आप बातचीत खाली करते रहो। खैरी के बच्चा लोग पता है अंकित, जब हम 10th में पढ़ते थे ना तो वहाँ पे हम ट्यूशन वगैरह पढ़ाते थे अपने घर पे। 10 रुपया फी लेते थे मात्र, विश्वास नहीं करोगे। अब बहुत सिर्फ 10 रुपया। अब बहुत ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है, 2006-07 की बात है। मैंने मान के चलो कि 10-14 साल हो गया होगा, और 14-15 साल। मात्र 10 रुपये लेते थे और खैरी के बच्चा लोग को पढ़ाते थे। और कम से कम वहाँ पे 20-25 को खैरी के बच्चा आता था, हकौनी के आता था, गंधरा के भी कुछ लोग रहते थे।
समझ गया अंकित? यस सर। हाँ, मात्र 10 रुपीज में पढ़ाए वहाँ के बच्चे को। वहाँ के बच्चे अभी बड़े हो गए होंगे सारे, अब कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे होंगे वो लोग। हमें लोग वहाँ पे जानता है, जवार में ऐसा नहीं कि नहीं जानता है, नामे किए हैं। फिर से अगर पाठशाला खुल जाएगा तो लोग आ ही जाएगा धीरे धीरे। आपको तो कोई गाँव में न जानता है। गांव में अब तुम लोग जैसा नहीं जानता होगा जो छोटा छोटा बच्चा है। नहीं। ये लिख लिए बलवीर? यस सर। समझ में आया? यस सर। स्पीकर? हाँ हिंदी है, तुम जिंदगी भर कहते रह जाओ हिंदी हिंदी, इसलिए बोलते हैं गीता दी से कन्वर्सेशन करो, तुमको 2 दिन में ठीक कर देगी। अविराज से कन्वर्सेशन कर लो, ये सब से कन्वर्सेशन करो, फोन कर करके क्या आइए ना दीदी भैया लोग करते हैं कन्वर्सेशन, एकदम ठीक हो जाएगा। बोलता है सर, आपको शर्म आता है सर? काहे शर्म आता है जी बलबीर? शर्माना चाहिए, पूछना चाहिए। नहीं सर। तब तुम्हारे घर के लड़का देखो कि ऑडिट ऑफिसर बना हुआ है, मंटू चा का लड़का है ना जी, तब नाम रोशन की, तब सेकंड ग्रुप बी के नौकरी है, बहुत फर्स्ट क्लास की है नौकरी। पूरा इंडिया में सबसे हेड जो है स्टील प्लांट ना, उसका ब्रांच वहाँ पर रांची में, तो अभी वो रांची में पोस्टेड है, इसी के घर के, मतलब हम ही लोग गोतिया में ही है। लेकिन यही एक बच्चा देखो बार बार हिंदी हिंदी करने लगता है, इसका बेस बहुत कमज़ोर है तभी ऐसे कहता है। तुम्हारा इस ठीक ऐसे ही होगा, कन्वर्सेशन करोगे तब। कन्वर्सेशन डेली करो, 12 से 1 में कन्वर्सेशन चलता है बच्चों का, मैं नहीं रहता हूँ इसमें। और आप क्वेश्चन पूछिए, हिंदी या इंग्लिश में पूछिए, पूछते पूछते आप ठीक हो जाइएगा। समझ गए बलबीर? कोशिश करोगे तब ना ठीक होगे, शर्माओगे तो सब दिन शर्माते रह जाओगे। ठीक है। अच्छा देखो ये ना मॉनिटर है बलबीर, ये मॉनिटर को क्या बोला जाता है? वीडियो बोला जाता है, आउटपुट स्क्रीन भी बोला जाता है, आउटपुट डिवाइस भी बोला जाता है। और ये जो स्क्रीन है यहाँ पे रिजल्ट देखा जाता है, रिजल्ट को देख सकते हैं। हाँ ये स्पीकर है जिससे साउंड निकाला जाएगा, मॉनिटर है, प्रिंटर है। हाँ ये प्रिंटर है जिससे कि आप कोई डॉक्यूमेंट वगैरह प्रिंट करवाते हो, फोटोकॉपी करवाते हो, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो जो भी आप रिजल्ट देते हैं ना वो क्या कहलाएगा? आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। ये भी हार्डवेयर्स ही हैं, ये क्या है? हार्डवेयर्स है। हाँ तो अभी हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर पे चल रहे हैं ना, जिसमें हम लोग क्या क्या सीखे अभी तक? इनपुट डिवाइस है ना, और प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, सीपीयू एंड आउटपुट डिवाइस। टोटल कितने टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं? 5। यही 5 टाइप का कंपोनेंट्स है ना जिसको हम लोग फोकस कर रहे हैं आज एक सप्ताह से। इनपुट डिवाइसेज, सीपीयू, आउटपुट डिवाइसेज, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। इनपुट हिंदी में कुछ ही समझाना है, ये टेक्निकल चीज़ है। अब सीपीयू को हिंदी में क्या बोलोगे? सीपीयू क्या होता है? इट इज़ अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अगेन इंग्लिश वर्ड निकला मेरे मुंह से। मान के चलो कंप्यूटर के अंदर जो जोड़ घटाव गुना भाग करता है ना बलबीर, वो सीपीयू है। समझ गया? और जो निर्देश देता है ना, निर्देश समझता है बलबीर? बोल रहे हैं। हाँ बोल रहे हैं कि ये सब लिखा है, माउस लिखा है, ये सब लिखवा दिए हैं, ये सब लिखवा दिए हैं। इनपुट डिवाइसेज, सीपीयू, आउटपुट डिवाइसेज, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, सब लिखवाया हुआ है। और देखना कल वाला। हाँ कल वाला वीडियो देख लीजिएगा, कल वाला भी और एक दिन और पहले का भी देखिएगा। तो आज हमने इसको फिनिश कर लिया ना। माइक को म्यूट कर लीजिएगा, उधर से आवाज़ आ रही है, हवा तेज़ लगता चल रही है।
ये टोटल 5 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, इनपुट डिवाइस, सीपीयू, आउटपुट डिवाइस, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। एक बार समरी पॉइंट दे देते हैं। इनपुट डिवाइस के अंदर हम लोगों ने क्या क्या देखा, माउस, कीबोर्ड, और माउस भी कीबोर्ड के भी कई सारे टाइप्स हमने लिखवाए थे आप लोग को। सीपीयू आपको बताया मैंने, सीपीयू के 4 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन गीता, एएलयू, सीयू, क्लॉक एंड रजिस्टर। आउटपुट डिवाइसेस के अंदर आपको बताया मैंने मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, रैम एंड रोम। सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, हार्ड डिस्क, एसएसडी, सीडी और डीवीडी। क्लियर है? ये शॉर्ट पॉइंट है बलवीर। एक बार फिर से बलवीर के लिए, और शिवम, शिवम तो कुछ बोलता ही नहीं है। शिवम कुमार कैसे हो? शिवम है लाइन पे? शिवम लाइन पे है जी? संगीता देवी के नाम से वही शिवम है हाँ ना? वही है, वही है। हाँ जी शिवम जी। लेफ्ट हो गया सर? लेफ्ट कहाँ हो गए भाई? ये तो मेरा अभी तो दिख आएगा, हो सकता है कहीं नेटवर्क नहीं पकड़ रहा होगा, बोल रहा होगा तो आएगा दोबारा। तो एक्चुअली बताना यही चाह रहे थे कि इनपुट डिवाइस में क्या क्या आ गया। काफ़ी सारे डिवाइसेस आ गए, कीबोर्ड के टाइप्स हो गया। ऐसे तो जनरली माउस, कीबोर्ड, माइक है ना, ये सब सारा, लाइट पेन, लाइट गन, ये सब इनपुट डिवाइसेस के अंदर आता है। जॉयस्टिक, सीपीयू एक अलग ही डिवाइस है, बट मेन कंपोनेंट यही है। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में मेन कंपोनेंट आपका यही है, इनपुट डिवाइसेस, सीपीयू, आउटपुट डिवाइसेस, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। इसी 5 पे आपका चलता है। अब इसी में कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कह देता है तो वो तो अलग बात है, ये सब सारे हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर, समझ गए? तो इस डायग्राम को हमेशा आपको माइंड में रखना है। समरी पॉइंट यही है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर का, जिसमें क्या क्या है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से सभी चीज़ें जुड़ी हुई है, चाहे वो रैम है या रोम है। रैम रोम तो यहीं पे आ गया। इनपुट डिवाइसेस के अंदर कीबोर्ड माउस आ गया, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हार्ड डिस्क, एसएसडी आ गया, आउटपुट डिवाइस के अंदर मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर आ गया। जितनी भी डिवाइसेस आपको दिख रहा है वो सारा के सारा किससे जुड़ा रहता है, सीपीयू के साथ, क्योंकि सीपीयू इस सबको कंट्रोल करता है। और सारे डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए सीपीयू के अंदर कौन सा कंपोनेंट होता है गीता, सीयू। सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। और एएलयू क्या करता है, जोड़ घटाव गुना भाग करता है। अगर कोई पूछेगा कि सीपीयू का क्या काम है तो हम लोग ओवरऑल काम तो बता देते हैं कि इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एंड दिस परफॉर्म कैलकुलेशन। बट इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड सब कंपोनेंट्स, जिसे मैं कल लिखवाया था। ये देखिए यहाँ पे सब कंपोनेंट है। कंट्रोल यूनिट, जिसको शॉर्ट में सीयू बोलते हैं, क्लॉक है, रजिस्टर्स है, एएलयू है। तो सीयू जो है ये क्या करेगा, डिवाइस को कंट्रोल करता है। अब डिवाइस में हर एक टाइप का डिवाइस हो सकता है, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो या आउटपुट डिवाइस हो, उससे मतलब नहीं है। बस डिवाइस को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, अभिराज, कंट्रोल यूनिट। एएलयू क्या करेगा, जोड़ घटाव गुना भाग, अरिथमेटिक ऑपरेशन। एएलयू क्या करेगा, अरिथमेटिक ऑपरेशन। और अरिथमेटिक ऑपरेशन में क्या आता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कैलकुलेशन। हाँ ये सब आपका आता है। सर एक थोड़ा सा रजिस्टर का समझा दीजिए सर, रजिस्टर्स का क्या यूज है? ये रजिस्टर बेसिकली मेमोरी है बेटा। ये बेसिकली सीपीयू के बिल्कुल नज़दीक रहता है और इसके अंदर वो सारे इंफॉर्मेशन होते हैं जो सीपीयू को चाहिए होता है। मतलब सीपीयू को जो भी इंफॉर्मेशन देता है वो रजिस्टर ही देता है, डायरेक्ट आपका मेमोरी नहीं देता है। जैसे मान के चलिए मेमोरी के अंदर क्या आ गया, हार्ड डिस्क भी तो एक मेमोरी है, स्टोरेज मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी है ना जी, रैम भी तो एक मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी, और रोम भी तो एक मेमोरी है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन सीपीयू को मिलता है वो इंफॉर्मेशन डायरेक्ट रैम, रोम और हार्ड डिस्क के नहीं मिलता है। इस चीज़ को समझिएगा। वो इंफॉर्मेशन कौन देता है, रजिस्टर। कौन देता है, रजिस्टर। अब देखिए यहाँ पे मैंने रजिस्टर के बारे में लिखवाया भी था
कि रजिस्टर्स आर कॉम्पैक्ट हाई स्पीड डेटा इंस्ट्रक्शन स्टोरेज स्पेसेस विद इन द CPU. They are utilized to store data that is being processed by the CPU. ये लाइन को समझना, इसका हिंदी का मतलब ये होता है कि CPU जो डेटा को प्रोसेस कर रहा है, यानी उसे जो इनपुट चाहिए तो वो कहीं ना कहीं मेमोरी से ही ले रहा होगा ना इनपुट। अब जैसे मान के चलो किसी इंसान को जोड़ घटाव गुना भाग करना है तो वो कहाँ से समझेगा? अपने दिमाग से समझेगा। हैं किसी ने बोला कि भाई आपको 10 अंक के जोड़ निकालना है या गुना करना है, कुछ करना है, तो कान से सुना, दिमाग से कैलकुलेट किया और इसके बाद आंसर दे दिया। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंप्यूटर को निर्देश भेजते हैं कि आपको ये काम करना है, तो वो निर्देश डायरेक्टली CPU के पास नहीं जाता है। वो निर्देश कंप्यूटर पहले बाइनरी डिजिट में समझता है उसको, और समझने के बाद उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है, और वो उस इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के बाद फिर CPU के पास पहुंचता है कैलकुलेशन के लिए। कि बिना इन्फॉर्मेशन गैदर किए आप कैलकुलेट कर सकते हो? इन्फॉर्मेशन पहले गैदर होता है, नहीं होता है? जैसे मान के चले हमको रफीगंज से गंधरा जाना है, तो माइंड पहले मेकअप कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, मेजरमेंट कर लिया कि मेरा टारगेट क्या है, रफीगंज से गंधरा आना है। अब आपका दिमाग में ये चीज़ सेट हो गया, ठीक है। अब आपने इन्फॉर्मेशन गैदर कर लिया, अब सीधे आप कैलकुलेशन पे आ जाइए। आपको रफीगंज से चलना, माइंड अब आपका सीधा फोकस कहाँ पे करेगा? गंधरा पे। गंधरा कब पहुँचना है? आधे घंटे पहुँच जाना है। तो सबसे पहले आपने रिक्वायरमेंट गैदर किया कि हमें जाना कहाँ से कहाँ है, किस दिशा में जाना है, तो ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो गया। और इसके बाद फिर आपने परफॉर्म किया कि हमको वहाँ जाना है, तो हमको फिक्स कर लिया उस टारगेट को। तो CPU भी ऐसे ही करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन लेना है ना, वो कहाँ से लेता है अभिराज? रजिस्टर से। क्योंकि रजिस्टर क्या करता है, डेटा उसको देता है कि लो भाई तुमको कैलकुलेशन जो करना है करो। क्योंकि CPU बाय डिफ़ॉल्ट सारा डेटा डायरेक्टली हार्ड डिस्क वगैरह से नहीं उठाता। कहाँ से उठाता है? रजिस्टर से उठाता है। और CPU का एक और मेन कंपोनेंट है, दैट इज़ क्लॉक। जैसा कि कल हमने बताया था कि किसी भी प्रोसेसर का जो स्पीड है वो गीगाहर्ट्ज़ में मेजर किया जाता है। जितना अच्छा गीगाहर्ट्ज़ रहेगा, जितना हाई गीगाहर्ट्ज़ रहेगा, उतना ही इसकी स्पीड होगी, आपकी प्रोसेसिंग स्पीड होगी सिस्टम की। सिस्टम की प्रोसेसिंग स्पीड रैम और रोम और ये सब पे मैटर नहीं करता है, वो गीगाहर्ट्ज़ पे होता है। जब मान के चलो किसी का अगर 4 GB का रैम हो और किसी का 8 GB का रैम हो, बट अगर 4 GB वाला रैम में अगर जिसका गीगाहर्ट्ज़ है वो अगर ज़्यादा फास्ट है, ज़्यादा पावर का है, तो 8 GB का रैम उसके सामने जो है उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। समझ गए बच्चे लोग? इसलिए गीगाहर्ट्ज़ को हमेशा चेक किया जाता है, पूछा जाता है कि कितनी गीगाहर्ट्ज़ का ये सिस्टम है। और ये चीज़ आप भी चेक कर सकते हैं अपने सिस्टम के प्रॉपर्टीज़ में जा कर के, गीगाहर्ट्ज़ को आप चेक कर सकते हो। जैसा कि मैं अब आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान के चलिए हमारा सिस्टम है और मैं अपने माई कंप्यूटर में चला जाता हूँ यूजिंग विंडोज़ ई शॉर्टकट, फाइल एक्सप्लोरर के अंदर आ गया और दिस PC के अंदर गया, और यहाँ पे जाने के बाद राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जा रहा हूँ, और प्रॉपर्टी में जाने के बाद मैं गीगाहर्ट्ज़ को देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ एक बार क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। रैम का देखिए यहाँ पे कहीं लिखा होगा, ये देखिए 2.0 गीगाहर्ट्ज़, जो कि काफ़ी अच्छी स्पीड है। ये आपको सारे इन प्रोसेसर के बारे में आपको बता रहा है कि जो आपका लैपटॉप है वो HP का है, प्रोसेसर आपका 11th जनरेशन का है, ठीक है, और कोर i3 है इसका वर्जन, और 2.00 गीगाहर्ट्ज़ है, रैम 8 GB है, ठीक है। ये इसका हो गया ID वगैरह मॉडल्स नंबर हो गया, और ये 64 बिट्स इसका हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप्स। तो ये सब सारी चीज़ें आप सिस्टम के प्रॉपर्टी में जा कर के भी चेक कर सकते हैं। समझ गए? ये होता है क्लॉक स्पीड, जो बेसिकली क्लॉक से मेज़र किया जाता है। तो CPU में 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन? कंट्रोल यूनिट, जो डिवाइस को कंट्रोल करता है, वेदर इट इज़ इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। ALU, जो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को परफॉर्म करता है। क्लॉक, जो बेसिकली प्रोसेसर स्पीड को मेजरमेंट करने के लिए यूज़ होता है। और रजिस्टर, जहाँ से इंफॉर्मेशन CPU को मिलता है। समझ गए जी बच्चे लोग? अब ये चारों चीज़ क्लियर हो गया CPU के बारे में।
यस सर। और इसके बाद फिर हमने बताया था प्राइमरी मेमोरी जिसके अंदर रैम और रोम। तो रैम के अंदर करंट वर्किंग डेटा स्टोर रहता है और इसका डेटा लॉस कब होता है, जब सिस्टम आपका टर्न ऑफ हो जाएगा। और रोम का डेटा टर्न ऑफ होने के बाद भी लॉस नहीं होता, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है गीता, नन वोलाटाइल रोम को। और रैम को क्या बोला जाता है, वोलाटाइल, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हमने बताया, फिर आपको एक बार फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं। ये हमारा HDD है, दैट इज़ हार्ड डिस्क ड्राइव। और ये SSD है जो अब के सिस्टम में आ रहा है, नए जनरेशन के सिस्टम में, सॉलिड स्टेट ड्राइव, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो ये फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू दिस हार्ड डिस्क। पहले CD और DVD से लोग डेटा को ट्रैवलर करने के लिए यूज करते थे। डेटा ट्रैवलिंग करने का मतलब एक PC से दूसरे PC में अगर आपको सिस्टम डेटा लेके जाना है तो CD और DVD के माध्यम से आप ले करके जा सकते थे। इसके बाद फिर पेन ड्राइव यूज़ करने लग गए लोग। पेन ड्राइव सभी ने देखा है ना, छोटा सा होता है और पेन ड्राइव को यूज़ करके भी आप डेटा को ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे CD और DVD का जो है ना पोर्ट हटा दिया है CPU से, लैपटॉप से। ये सेकेंडरी मेमोरी हो गया। और ये आपका आउटपुट डिवाइस हो गया जिसका काम है रिज़ल्ट देना, चाहे वो पेपर आउट रिज़ल्ट दे या फिर जोड़ घटाव का रिज़ल्ट दे या कोई साउंड का रिज़ल्ट दे, मतलब कुछ भी देना। समझ गया जी बलबीर, ये आउटपुट डिवाइस का काम होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट डे हम लोग चलेंगे ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट पे। हालांकि एक ही स्लाइड है, इसको भी लिख ही लीजिए आप लोग, 5 मिनट में हो जाएगा। इसको समझा देंगे नेक्स्ट डे, अभी आप लिख लीजिए। और समझाना क्या, इसमें लगभग मैं समझा ही दिया हूँ, इसका शॉर्टकट पॉइंट है। हेडिंग डाल लीजिएगा ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स, शॉर्ट में लिख लीजिएगा, पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, इसका पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं, खाली पॉइंट लिख लो। इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग, आउटपुटिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। इसका खाली पॉइंट लिख लीजिए आप लोग, इसका डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि डेफिनेशन आप लोग को पता है। इनपुटिंग यानी कीबोर्ड माउस वगैरह यूज़ किया जाता है, प्रोसेसिंग यानी CPU, स्टोरिंग यानी मेमोरी, आउटपुटिंग यानी आउटपुट डिवाइस और कंट्रोलिंग यानी CO, ठीक है। तो सिर्फ ये 5 पॉइंट लिख लीजिएगा आप लोग ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स के अंदर, इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग, आउटपुटिंग एंड कंट्रोलिंग। इसके लाइंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू राइट दिस लाइन। हो गया, मतलब उसी चैप्टर का ये लास्ट पॉइंट है गीता। जैसे ये चैप्टर में हम लोग क्या फोकस किए, कंप्यूटर कंपोनेंट्स के बारे में फोकस किए, तो वही चीज़ लास्ट में क्या, ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट, यानी जो 5 आपने कंपोनेंट्स लिखा वो 5 कंपोनेंट्स का क्या ऑपरेशन है। तो इनपुट डिवाइस का काम है इनपुट देना, आउटपुट डिवाइस का काम है आउटपुट देना, स्टोरेज का काम है स्टोरिंग का, प्रोसेस का काम है प्रोसेसिंग का और कंट्रोल का काम कंट्रोलिंग का। स्टोरिंग के अंदर मेमोरी सब आ गया, समझे, ये चीज़ है, उसी का शॉर्ट पॉइंट है। ये कोई अलग चैप्टर नहीं है, दिस इज़ नॉट अ न्यू चैप्टर, दिस इज़ रिलेटेड टू योर ओल्ड चैप्टर। जो अभी मैंने फिनिश किया उसी का ये फिनिशर है, यानी समरी पॉइंट है। क्लियर हो गया, तो ये लिख लीजिएगा आप लोग, इसको याद भी कर लीजिएगा। इफ समवन आस्क यू what are the operations of computer components, you have to speak that it is inputting, processing, storing, outputting and controlling। और ये चीज़ को भी नहीं भूलिएगा कि what is the cycle of computer, तो you have to speak it is IPO cycle, input, processing and output। क्लियर है, ये सब कहीं की कॉपी में लिख लेना, काम आएगा। इसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग चलेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पे, जिसके बारे में हम लोग इंटरनल, एक्सटर्नल, मदरबोर्ड, CPU के बारे में तो बता ही दिया, वापस GPU कैसा दिखता है, फ़ैन कैसा दिखता है, मेमोरी कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद छोटा सा मतलब इसके पार्ट्स के बारे में सिर्फ लिखवाना है। पावर सप्लाई यूनिट ऐसा दिखता है, EPS ऐसा दिखता है, प्रिंटर आपने देख ही लिया, स्कैनर ऐसा दिखता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाएंगे। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिर्फ लिखवा देंगे और थोड़े समझा देंगे, ठीक है। तो आज की डेट में हमने क्या फिनिश किया, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर एंड ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। और आप लोग पढ़िए मन लगा करके, लापरवाही नहीं करिए,
फिर मिलते हैं कल आप लोग से, और आप लोग वीडियो वगैरह देखते रहिए, प्ले करते रहिए, और ग्रुप डिस्कशन में ज़रूर भाग लीजिए। खास करके शिवम कुमार, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो और हमारी क्वेश्चन पे रिप्लाई भी किया करो शिवम, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। ऑल द बेस्ट।